Good morning, everyone. Myself Vedant Upadhyay, and today's our topic of discussion is MHN. आज हम MHN में एक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर इसकी टियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। उसके बाद फिर हम जाएंगे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर यानी मैनेजमेंट के ऊपर। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले अब BAD बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मतलब बाइपोलर अफेक्टिव, अफेक्टिव यानी मूड का, इमोशन का, इसका डिसऑर्डर है। ठीक है, किसका डिसऑर्डर है? अफेक्ट का, मूड का या इमोशन का। ठीक है, इसको अर्लियर नाम दिया गया था मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। क्यों दिया गया था? क्योंकि इसमें मैनिक एपिसोड भी होते हैं और डिप्रेसिव एपिसोड भी होते हैं। तो दोनों एपिसोड होते हैं, साथ ही साथ क्या है, ये साइकोटिक है यानी सीरियस बीमारी है, इसलिए मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस बोला था इसको। अब इसका क्या है, ये रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन अ सेम पेशेंट एट अ डिफरेंट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट, ये क्या होता है, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, दोनों केस में साइन सिम्टम अपीयर होते हैं एक ही पेशेंट के अंदर। अब ये नहीं है कि है ना, एक ही पेशेंट के अंदर है तो एक ही टाइम पे होगा, नहीं नहीं, अलग अलग टाइम पे। मतलब एक टाइम पे तो पेशेंट सैड हो रहा है, अरे यार मेरा क्या होगा, क्या ही करूँगा, और एक टाइम पे इतना खुश हो रहा है जिसकी हद ही नहीं है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस, है ना, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होते हैं कितने टाइप के। तो दो टाइप होते हैं, BAD फर्स्ट और BAD सेकंड। BAD फर्स्ट में आता है सीवियर मेनिया और सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, सेकंड में आता है हाइपोमेनिया और सीवियर डिप्रेशन। डिप्रेशन तो दोनों में सीवियर ही होगा। ओके, और इसमें सीवियर मेनिया होगा और हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया को हम माइल्ड मेनिया भी बोलते हैं। ठीक है, माइल्ड मेनिया, दैट इज ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन क्या होती है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की। तो इट इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेशन ऑफ मूड। मूड का अल्टरनेशन हो रहा है, कभी डिप्रेशन में जा रहा है कभी पेशेंट, कभी मेनिया में जा रहा है, नॉर्मल तो रह ही नहीं रहा मूड उसका। ठीक है, दूसरा अल्टरनेशन ऑफ PMA साइकोमोटार एक्टिविटी, साइकोमोटार एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका भी एक अल्टरनेशन हो रहा है। तीसरा एबिलिटी टू कैरी आउट डेली वर्क। अच्छा, यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा भाग रहा है, दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है बिना किसी काम का, मतलब कि कुछ काम है नहीं उसको, फिर भी उधर गया, उधर जाके बात कर रहा है, इधर जो उसका मेन काम है कि भाई उसका मेन काम है, मान लो कि इधर से कुछ काम करना है उसको बैठ के, और वो बैठ के काम ही नहीं कर पा रहा, वो इधर उधर जाके बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो डेली वर्क है वो अफेक्ट होगा ना। तो मूड में अल्टरनेशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है मूड, यानी डिप्रेसिव और मैनिक। साइकोमोटर एक्टिविटी भी चेंज हो रही है, और पेशेंट की डेली जो एक्टिविटी है वो भी पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये तीन चीज़ों से कैरेक्टराइज होता है। अब ये क्या है, तो हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई, ये एक नॉर्मल मूड को दिखा रहा है, इससे नीचे वाली चीज़ को हमने बोल दिया डिप्रेशन, और इससे ऊपर वाली चीज़ को बोल दिया हमने मेनिया। तो हमने क्या कहा, इसमें होता क्या है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में, ये होता है। अब ये वाली जो फेज़ है ये है नॉर्मल मूड, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट का हमेशा डिप्रेसिव रहेगा मूड या फिर हमेशा मैनिक में रहेगा। पेशेंट का नॉर्मल मूड भी आएगा, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होगा। डिप्रेसिव में भी पेशेंट ज़्यादा रहेगा और मैनिया में भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसके कारण देख लेते हैं, कारण क्या क्या होते हैं। तो इसके कई सारे कारण होते हैं यार। जेनेटिक फैक्टर हो गया, बायोकेमिकल थ्योरी, इडियोपैथिक अननोन जिसे अपन बोलते हैं, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, अदर फैक्टर ETC। देख लेते हैं होता क्या क्या है। अब जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, तो जेनेटिक फैक्टर में दो चीज़ आती हैं, एक आता है मोनोजाइगोटिक ट्विन और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विन। एक तो ये चीज़ आ गई, और दूसरी आती है एक पेरेंट अफेक्ट और दोनों पेरेंट अफेक्ट। तो ठीक है, उन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले यदि कोई चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके एक पेरेंट्स अफेक्टेड हैं किससे, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से, तो उस वो जो पेशेंट है उसमें चांसेस होंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होने के 12%। और यदि दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो उसमें चांसेस होंगे बच्चे के 40%। कि भाई मान लो, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारे पास पेडिग्री चार्ट है। ठीक है, मान लो ये बच्चा है। अब हाँ, अब हमने बोला कि उसका एक पेरेंट अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड पेरेंट है और ये नॉर्मल पेरेंट है, तो बच्चा होगा ना उन दोनों का, तो उसमें कितना परसेंट चांस होगा, उसमें 12% चांस होगा कि उसको BAD हो। यानी इसको BAD है और इसको नहीं है, ये नॉर्मल है। तो बच्चे में कितने परसेंट चांस होंगे कि उसको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, 12%। अच्छा, अब यदि यही चीज़ हम बोलें कि ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो बच्चे में कितने परसेंट चांसेस होंगे, 40% चांसेस कि उसमें BAD होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पहली चीज। दूसरी चीज पे हम आते हैं। दूसरा होता है, एक होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन और डाइजाइगोटिक ट्विन। मोनोजाइगोटिक ट्विन और डाइजाइगोटिक ट्विन होते क्या क्या हैं। अच्छा, मोनोजाइगोटिक ट्विन
मोनो यानी एक, और जाइगोट यानी जाइगोट, और ट्विन यानी ट्विंस। तो यानी एक ही जाइगोट से दो बच्चे बन रहे हैं उसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन। और दो जाइगोट से दो बच्चे बन रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। होने को तो दोनों ही ट्विंस हैं, ठीक है, दोनों ही सिमिलरिटी शो करेंगे, लेकिन एक है एक ही जाइगोट से बनने वाला और एक है दो अलग अलग जाइगोट से बनने वाले। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है जब जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो हमारा ओवम है उसको फर्टिलाइज कर दिया जाए एक से ज़्यादा स्पर्म के द्वारा। और ये कंडीशन कब जनरेट होती है? ये जनरेट होती है जब एक टाइम पे दो ओवम सीक्रेट हो जाएं और दोनों ओवम को अलग अलग स्पर्म फर्टिलाइज करें, ठीक है। तो अब यदि मोनोजाइगोटिक ट्विन होगा उसमें ज़्यादा सीवियरिटी होगी एज कम्पेयर टू डाइजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि दोनों में अलग अलग है ना वो तो इसीलिए इसलिए देखा गया है कि यदि मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं ना तो उनमें परसेंटेज होती है 47%, कि दोनों में 47% के चांसेस होंगे, और डाइजाइगोटिक होते हैं उसमें 12% होते हैं। अब आपको यदि ये भी याद ना हो ना कि होता क्या है मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक, तो आप तो डायरेक्टली लिख लेना कि हाँ भाई यदि एक पेरेंट अफेक्टेड है तो 12%, ठीक है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है तो 40%, ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विन है तो भी तो हो गया 47%, ठीक है, और डाइजाइगोटिक ट्विन है तो उसमें कितना परसेंट हो गया? 12%, ठीक है। ये याद रख लोगे, ये हो गया जेनेटिक फैक्टर के मतलब जेनेटिक फैक्टर वाला, ठीक है। सेकंड आती है बायोकेमिकल थ्योरी। बायोकेमिकल थ्योरी कहती है कि हमारे पास दो टाइप के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन और एक होता है हमारे पास सेरोटोनिन। और ये जो नॉन एपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन है वो मूड को एक तरीके से बैलेंस में रखने के लिए या फिर मूड को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो यदि इनका लेवल जैसे नॉन एपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन, इनका लेवल कम हो गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में चल जाएगा पेशेंट, ठीक है। और यदि यही नॉन एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन का लेवल तो बढ़ गया और सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया तो ये कब होता है? इसमें हो जाएगा पेशेंट को मेनिया, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल 2-3 बुक्स में चेक करने के बाद बोल रहा हूँ कि मेनिया में भी सेरोटोनिन का लेवल डाउन होता है, यानी सेरोटोनिन का लेवल डाउन ही रहेगा चाहे वो डिप्रेशन हो चाहे मेनिया हो, ठीक है। लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा मेनिया के अंदर और कम हो जाएगा डिप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इडियोपैथिक अननोन कॉज हो सकता है, भाई सही बात है, इटियोलॉजी अननोन हो सकती है, मेंटल डिसऑर्डर इसलिए। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, यदि किसी पे कोई एक पर्सन है जिसका सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो उसमें ये जो बीएडी उसके होने के चांसेस कम होंगे। तो हाई सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। और लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसमें ज़्यादा होंगे। लो सोशियो इकोनॉमिकल में ज़्यादा क्यों होंगे? क्योंकि यार उसके पास एक तरीके से स्टेटस नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में ज़्यादा संघर्ष लगेगा उसको, उसका स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस बढ़ेगा तो मेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अदर फैक्टर्स में आ गया हमारे पास एनवायरनमेंट, कि भाई यदि एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का, जैसे मान लो अभी यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, वहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ ऐसा था कि भाई वॉर टाइप का एनवायरनमेंट था, तो वहाँ पे वहाँ के जो पर्सन है उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जगह पे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट हो गया। एक होता है मेलेनकोलिक पर्सनैलिटी, मेलन मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी, ठीक है। ये पर्सनैलिटी होती है, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी होती है, वो क्या होती है? इस पर्सनैलिटी में जो डिप्रेशन होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरी पर्सनैलिटी के बजाय, मतलब कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है और एक मेलनकॉलिक पर्सनैलिटी वाला पर्सन है तो डिप्रेशन के चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे मेलनकॉलिक वाले में, ठीक है। नेक्स्ट और किस में बात कर सकते हैं भाई? एक है क्रोनिक इलनेस, जैसे कि कैंसर हो गया। अब कैंसर वाले पेशेंट को क्या लगता है आपको? वो तो ये सोचेगा हाँ यार मरने वाला हूँ अब तो, मतलब डिप्रेशन में जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो क्रोनिक इलनेसेस में क्या होता है? डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्यूट इलनेस एंड नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। तो पहले हम देखेंगे, देखो अभी हमने बोला था कि इसमें एपिसोड्स होते हैं किसके? मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, तो दोनों के साइन एंड सिम्टम भी आएंगे। तो पहले हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम किसके? मेनिया के और डिप्रेशन के। डिप्रेशन में सबसे पहले आता है डिप्रेसिव मूड। डिप्रेसिव मूड को हम किस तरह से देख सकते हैं? हम इसको देख सकते हैं सैडनेस ऑफ मूड से देख सकते हैं, और किससे देख सकते हैं? एनिडोनिया से देख सकते हैं। एनिडोनिया का मतलब क्या हो सकता है कि भाई पहले जिस चीज़ में हमें मज़ा आ रहा था यानी प्लेजर मिल रहा था वो चीज़ में अब हमारा इंटरेस्ट नहीं होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस प्लेजरेबल एक्टिविटीज, उसको हम बोलते हैं एनेडोनिया, ठीक है। अब डिप्रेसिव आइडिएशन, एक होता है डिप्रेस मूड और एक होता है डिप्रेसिव आइडिएशन। डिप्रेस मूड यानी हाँ यार मेरा मूड खराब है। डिप्रेसिव आइडिएशन यानी यार मेरे तो दिमाग में ही अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, डिप्रेसिव ख्याल आ रहे हैं, है ना। कैसे हो सकता है वो? जैसे ये किसकी वजह से होता है? डिप्रेस मूड तो हमने देख लिया था सैडनेस ऑफ मूड की वजह से हो रहा है, एनिडोनिया की वजह से हो रहा है। डिप्रेसिव आइडिएशन किसकी वजह से हो रहा है? ये हमारे कई अलग अलग होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारे पास होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है।
और उसके अलावा और भी होता है, जैसे कि होपलेसनेस हो गया, हेल्पलेसनेस हो गया, निहिलिज्म हो गया, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। इन सब चीज़ों की वजह से हमें डिप्रेसिव आइडिएशन देखने को मिलता है। डिप्रेसिव मूड हो गया हमारा सैडनेस ऑफ मूड की वजह से और एनिडोनिया की वजह से। डिप्रेसिव आइडिएशन हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और निहिलिज्म की वजह से। ठीक है। तीसरा आता है सुसाइडल आइडिएशन। सुसाइडल आइडिएशन क्या होती है? इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ होपलेसनेस, कि भाई फ्यूचर में कोई होप ही नहीं है मुझे, तो मैं जी के करूंगा ही क्या, मर जाता हूँ, तो इसीलिए। तो सुसाइडल आइडिएशन किसका रिजल्ट होता है? रिजल्ट ऑफ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ठीक है। नेक्स्ट होता है पीएमए, साइकोमोटर एक्टिविटी। डिप्रेशन का पेशेंट है, साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ वॉइस कैसी हो जाएगी? मोनोटोनस वॉइस हो जाएगी पेशेंट की। ठीक है। और क्या हो जाएगा इसमें? फीलिंग कैसी आएगी उसको? पेशेंट को सैड फीलिंग आएगी। ठीक है। उसकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी? रिटार्ड हो जाएगी। उसको ऐसे गलत ख्याल आएंगे कि हाँ मैं मर जाना ठीक रहेगा, ऐसे वाला। ठीक है। फिजिकल साइन एंड सिम्टम। अच्छा, डिप्रेसिव पेशेंट होता है वो फिजिकल साइन एंड सिम्टम भी शो करता है, जैसे कि अब कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो वो हमेशा पड़ा रहेगा बिस्तर पे, मतलब ऐसे रहेगा कि हाँ है ठीक है। मतलब टायर्डनेस, तो टायर्डनेस हो गया। उसके पूरे हाथ पैरों में, शरीर में दर्द रहेगा, तो फटिगनेस आ सकती है उसको। वैग्यू बॉडी एक, है ना, वैग्यू बॉडी एक भी हो सकता है उस पेशेंट के। पूरी बॉडी में दर्द होना, ये सारी चीज़ें। हेडेक भी हो सकता है। ठीक है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल फीचर। बायोलॉजिकल फीचर्स में क्या क्या आता है? बायोलॉजिकल फीचर्स में हमारे पास आ गया, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो गया उसको। ठीक है। खाना नहीं खाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट। अभी देखो खाना नहीं खाएगा तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो लॉस ऑफ वेट भी हो सकता है उसको। ठीक है। लेस ऑफ सेक्सुअल डिजायर पेशेंट, है ना। ठीक है। तो ये सारे बायोलॉजिकल फीचर्स हो गए। उसको नींद नहीं आएगी, खाना नहीं खाएगा, है ना, भूख मर जाएगी उसकी, और सेक्सुअल एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है। साइकोटिक फीचर। साइकोटिक फीचर हमने पहले बता दिया था, दो होते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। हेलुसिनेशन क्या होता है? अ फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, यदि प्रेजेंस होता तो इल्यूजन। फॉल्स परसेप्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज इल्यूजन, एंड फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई इज कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। कि भाई हमारे को, हमको जैसे रस्सी का सांप दिखना, ये हो गया इल्यूजन। भाई कोई जो एक तरीके से बोल सकते हैं फॉल्स परसेप्शन हो रहा है, और स्टुमलाई प्रेजेंट है, जैसे रस्सी प्रेजेंट है उस जगह पे, हमको दिख रही है रस्सी है, तो कोई स्टुमलाई है। अब उसको हमने सांप समझ लिया, तो परसेप्शन तो हमारा गलत हुआ, तो उसको हमने बोल दिया इल्यूजन, कि भाई स्टुमलाई प्रेजेंट है। लेकिन हेलुसिनेशन में क्या है कि हमको भूत दिख रहा है, कोई खड़ा ही नहीं है सामने, मतलब कि स्टुमलाई नहीं है, फिर भी हमें कुछ परसीव हो रहा है, कुछ हम देख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। और डिल्यूजन होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ, एक गलत अवधारणा। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से फीचर होते हैं? तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, उसको अलग अलग आवाजें सुनाई देगी, और डिल्यूजन ऑफ ग्रेनोसिटी होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनिया के बारे में। मैनिया के पेशेंट, ओ सॉरी, मैनिया के सिम्टम्स के बारे में। अब मैनिया के सिम्टम्स कौन से होंगे? एक होते हैं अफेक्टिव सिम्टम, इसको ही हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ मैनिया। स्टेजेस ऑफ मैनिया, 4 स्टेजेस होती हैं। कैसे याद रखेंगे? OLX सभी ने याद देखा है, OLX पे बेच दे, तो बस ULX। ठीक है। और ULX होते ही ऐसी तैसी हो जाती है पेशेंट की। ठीक है। यू मतलब यूफोरिया, एल मतलब इलेशन, एक्स मतलब एक्सलेशन, और ऐसी तैसी हो जाती है लास्ट में। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप। यूफोरिया में क्या होगा? इसमें एक तरीके से एक बोल सकते हैं सीवियर, मतलब इसको, इसका दूसरा नाम होता है हाइपोमेनिया। ठीक है। हाइपोमेनिया भी बोलते हैं इसको, माइल्ड मेनिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपोमेनिया एंड माइल्ड मेनिया। उसके अलावा और क्या होता है इसमें? एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक्साइटमेंट होगा पेशेंट को। ठीक है। तो एक्साइटेटरी बिहेवियर होगा इसमें, एक्साइटेटरी बिहेवियर होगा। दूसरा साइकोमोट, जो इलेशन होगा, इलेशन में क्या होगा? यूफोरिया। यूफोरिया में जो हो रहा था वो होगा। उसके साथ साथ क्या होगा? इंक्रीज बायोलॉजिकल ड्राइव, बायोलॉजिकल ड्राइव बढ़ जाएगी उसकी। साथ ही साथ और क्या क्या हो सकता है इसमें? और इसमें होगा इंक्रीज साइकोमोटार एक्टिविटी। साइकोमोटार एक्टिविटी पेशेंट की बढ़ जाएगी इलेशन में। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मॉडरेट मेनिया। ठीक है। तीसरा होता है एक्सेलेशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेलेशन के बारे में। अब एक्सेलेशन में क्या होता है? तो एक्सेलेशन में आएगा इलेशन प्लस, साथ में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा डिल्यूजन ऑफ ग्रेनुसिटी। ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सीवियर मेनिया भी बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटेसी। ठीक है। एक्सटेसी, एक्सटेसी छोड़ो, इसको ऐसी तैसी बोलते हैं। ठीक है। एक्सटेसी तो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है। और क्योंकि यदि ये 3 फेज हो गई और पेशेंट यदि चौथी फेज में एंटर कर गया, ठीक है, तो मतलब पेशेंट क्या है, उसकी ऐसी तैसी होना तय है। ठीक है। अब क्यों होता है? क्योंकि ये वेरी सीवियर मेनिया है। अब जैसे कि ये कौन सा मेनिया है? ये है हाइपोमेनिया। ठीक है। ये है मॉडरेट माइल्ड मेनिया।
सॉरी, ये हो गया हाइपोमेनिया या फिर माइल्ड मेनिया, ये हो गया मॉडरेट मेनिया, ठीक है, ये हो गया सीवियर मेनिया, और ये हो गया वेरी सीवियर मेनिया, ठीक है। अब वेरी सीवियर मेनिया, इसके साथ साथ इसका और क्या क्या नाम होता है, वेरी सीवियर मेनिया, उसके अलावा इसका नाम होता है स्टूप्रस मेनिया। स्टूपर यानी एक तरीके से डिप्रेशन वाली फेज में पहुंच गया, ओके। और होता है क्या नाम है, देखो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्टूप्रस मेनिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, पेशेंट इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो एक जगह चुपचाप बैठ जाता है, मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया कि वो चुप हो गया, इसीलिए इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टूप्रस मेनिया। दूसरा बोलते हैं हम इसको डिलीरियस मेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वेरी सीवियर मेनिया, स्टूप्रस मेनिया, और साथ में क्या है, डिलीरियस मेनिया, ठीक है। इसमें एक लाइन आती है, पेशेंट फील दैट ही इज रीबॉर्न, ही इज रीबॉर्न, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं PMA, साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में। डिप्रेशन में क्या हुई थी, कम हो गई थी, तो इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ गई तो पेशेंट रेस्टलेसनेस की कंडीशन में चल जाएगा, मतलब उसको चैन नहीं होगा बिल्कुल भी। और क्या हो सकता है, उसमें ओवर एक्साइटेड हो जाएगा पेशेंट, ओवर एक्साइटमेंट मतलब ओवर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देगा, या फिर जिसे हम बोलते हैं सीजलेस एक्टिविटी, सीजलेस एक्टिविटी पेशेंट करेगा। तो साइकोमेट्रिक एक्टिविटी बढ़ गई, और क्या क्या हो गया इसमें, ओवर एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया पेशेंट, और सीजलेस एक्टिविटी पेशेंट करना स्टार्ट कर देगा। स्पीच एंड थॉट, डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर होता है, थॉट का डिसऑर्डर होता है। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रेनुसिटी, कंट्रोल एंड परसिक्यूशन, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब क्या होता है, शक करना, हर किसी पे शक करना। जैसे कोई नर्स है, वो उसके पास पानी का ग्लास लाई, तो वो कहेगा पेशेंट कि हाँ अरे इसमें तुम जहर मिला के लाई हो, मुझे मारना चाहते हो, ये वाला। एक आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, वो कहता है कि नहीं जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा, वो मेरे ऊपर कोई एक बहुत बड़ी पावर है जो कि मुझसे करवा रही है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक आता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेनोसिटी, ये कहता है कि बस मैं ही हूँ, सुपरमैन मैं ही हूँ, है ना, मतलब आयरन मैन, सुपरमैन, जो भी, वो सब कुछ मैं ही हूँ, मतलब मेरे अंदर ही है सब कुछ ताकत, और किसी में कुछ भी नहीं है। तो 3 टाइप के हो गए, कौन कौन से, डिल्यूजन ऑफ ग्रेनोसिटी, सब कुछ मैं ही करता हूँ, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ये तुमने पानी में जहर मिलाया, यानी कि शक वाली प्रवृत्ति, ठीक है। TVP, टोन वॉल्यूम पिच, किसका बढ़ता है, ये स्पीच का बढ़ जाता है, ठीक है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, अलग अलग आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे उसके माइंड में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, हाँ फिजियोलॉजिकल सिम्टम, फिजियोलॉजिकल सिम्टम में क्या कहेंगे भाई, इंसोम्निया, उसको नींद आएगी, यार इतना भाग दौड़ कर रहा है पेशेंट, उसको नींद ही नहीं आएगी, वो तो इतना खुश हो रखा है कि अरे वाह मज़ा आ गया, तो ऐसे तो वो सोएगा ही नहीं, इंसोम्निया हो जाएगा। खाना खा पाएगा, भाग दौड़ कर रहा है तो उसको खाने का टाइम ही कहाँ मिलेगा, तो डिक्रीज फूड इनटेक, फूड इनटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फूड इनटेक कम हुआ तो उसका क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट होगा, लॉस ऑफ वेट होना कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाएगा। पानी भी नहीं पिएगा तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन पेशेंट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट डिप्रेसिव फेज के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा और मैनिक फेज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। तो डिप्रेसिव फेज में होगा हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट कौन कौन सी होती हैं, एक होती है SSRI, ये क्या होती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो SSRI में 2 ड्रग आती है, कौन कौन सी आती है, एक होती है फ्लुक्सिटीन और एक होती है सेरेट्रेलिन। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है सेट्रेलिन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग क्या होती है, यानी साइकोटिक फीचर, अभी हमने देखे थे ना साइकोटिक फीचर, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। तो इन दोनों जो फीचर है इसको भी एक तरीके से रिवर्ट बैक करने के लिए ये ड्रग दी जाती है एंटीसाइकोटिक। ये 2 टाइप की होती हैं, एटिपिकल और टिपिकल, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट एंजियोलाइटिक, एंटी एंजाइटी ड्रग, मतलब कि एंजाइटी को कम करने वाली ड्रग, ठीक है। तो ये 3 ड्रग होगी इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी मैनिक ड्रग के बारे में, जो कि मेनिया, जो उसकी जो मैनिक फेज है उसको ट्रीट करने के लिए आती है। मेनिया में एंटी मैनिक ड्रग आ गई, उसमें लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है, और भी कई सारी ड्रग होती है जैसे कार्बेजोपाइन होती है, ठीक है, लेकिन लिथियम होती है वो बेस्ट एक तरीके से एंटी मैनिक ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं इसको। मेनिया में 900 से 2100 mg इसकी क्या होती है, डोज होती है, mg पर डे, कितनी डिवाइडेड फेज में, तो 2 to 3 डिवाइडेड डोज में, मतलब कि या तो ये होगी BD या फिर ये होगी TDS, OD में नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हाई डोज है, 900 to 2100 mg, ठीक है। फिर एंटीसाइकोटिक सेम इसके जैसा, एंजियोलाइटिक ओके, कैल्शियम चैनल ब्रोकर, कैल्शियम चैनल ब्रोकर क्यों देते हैं भाई इसमें, बताओ। अब आपने देखा होगा मैंने पेशेंट भाग दौड़ कर रहा है, अब हम जब बात करते हैं कि मसल मूवमेंट किस तरह से होता है, मसल मूवमेंट होता है कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम क्या करता है, मस्कुलर जो मूवमेंट है उसको फैसिलिटेट करवाता है। अब यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा तो कैल्शियम क्या होगा, निकलेगा नहीं, और यदि कैल्शियम नहीं निकलेगा तो मूवमेंट होगा ही नहीं मसल का, तो जो उसकी सीजलेस एक्टिविटी है वो सीज हो जाएगी, यानी वो
बिल्कुल रुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया साइकोफार्मेकोलॉजी, सॉरी ये हो गया हमारे पास साइकोफार्मेकोलॉजी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं किसके बारे में, सेकंड हम बात करते हैं ईसीटी के बारे में। हम हर किसी जो भी ड्रग होती है, सॉरी जो भी डिजीज होती है, इसमें तीन टाइप के ट्रीटमेंट देते हैं। एक होता है साइकोथेरेपी, एक होता है साइकोफार्मेकोलॉजी और एक होती है ईसीटी। ठीक है, तो साइकोफार्मेकोलॉजी हमने कवर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ईसीटी के बारे में। ईसीटी क्या होती है, ईसीटी इफेक्टिव होती है सुसाइडल आइडिएशन में, यानी बेस्ट रोल जो प्ले होता है ईसीटी का वो होता है सुसाइडल आइडिएशन में। उसके बाद आता है डिप्रेशन और फिर एक्यूट मेनिया में हम दे सकते हैं ईसीटी। ठीक है, अब साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपी होती है। मिल्यू थेरेपी दे दी, मैरिटल थेरेपी दे दी, इंडिविजुअल थेरेपी दे दी। ये मोस्टली जो थेरेपी दी जाती है वो डिप्रेसिव पेशेंट को दी जाती है। साइकोटिक पेशेंट में जो मैनिक वाला पेशेंट है उसमें साइकोथेरेपी इतनी ज़्यादा काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, आप मान लो किसी कोई बहुत सारे मैनिया के पेशेंट है, उनको ग्रुप में आपने बैठा दिया, तो क्या लगता है आप उनको थेरेपी दोगे या वो आपको थेरेपी देंगे? वो आपको अच्छी खासी थेरेपी दे जाएंगे, फिजियोथेरेपी, मतलब चांटे चांटे। ठीक है, सो इसीलिए उनको थेरेपी देना मुश्किल होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो डिप्रेशन के लिए अलग अलग बनेंगे और मेनिया के लिए अलग अलग बनेंगे। तो क्या क्या बनेंगे, देखो सबसे पहले होगा हाई रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म। क्यों होगा, रिलेटेड टू, या तो सेल्फ डायरेक्टेड होगा या फिर अदर्स डायरेक्टेड होगा। सेल्फ डायरेक्टेड क्या होगा, सुसाइड। ठीक है, तो इसीलिए तो हाई रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म पहला तो हो गया। डिस फंक्शनल ग्रीफ, मतलब कोई मतलब ही नहीं है फिर भी उसको रोना आ रहा है, उसको दुख है किसी चीज़ का, तो ये होगा डिप्रेशन में। इम्पेयर्ड रोल परफॉर्मेंस, यदि उसको दुख है, वो एक ही जगह पे बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ खा नहीं रहा, तो आपको लगता है वो अपना रोल प्ले कर पाएगा, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो उसका रोल है वो प्ले कर पाएगा? नहीं। लास्ट होता है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया तो हो ही रहा है तो नींद ही नहीं आएगी उसको। सेम चीज़ यदि अपन मैनिया में बात करें तो हाई रिस्क ऑफ इंजरी, उसमें तो था हाई रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म। ठीक है, इसमें था, इसमें है हाई रिस्क ऑफ इंजरी। क्यों है, भाग दौड़ कर रहा है ना, लगा जाएगी बेड वेड से किसी चीज़ से, तो इसलिए। दूसरा हुआ न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, खाना खाने का टाइम ही नहीं भाई साहब को, इतना ज़्यादा भाग रहे हैं वो। सेंसरी परसेप्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा, हेलुसिनेशन डिल्यूजन। ठीक है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस होने का मतलब वही नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बीएडी। ये हमारा बीएडी कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।